आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ पे समस्त जत्थेबंदी, सिरसा साहब, डॉक्टर साहब और समस्त जो लोग यहाँ पे हैं, सारे दुकानदार, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, सिरसा में कुछ ही दिन में दूसरी बार यहाँ पे आना पड़ा। जब यहाँ पे पहला आंदोलन चल रहा तो बात आई कि आंदोलन को कैसे चलाया जाए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग लीडर संयुक्त मोर्चा के, इन्हें कहा भाई भूख हड़ताल पर बैठाओ मुझे। तो भूख हड़ताल पर बैठे, हम तो छोड़कर चले गए थे यहाँ से, और उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ था उनके लिए बैठे और उसमें जीत हासिल हुई। तो बड़ा धन्यवाद है इन लोगों का, यहाँ की पूरी कमेटी का, सिरसा जी का, और अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। डॉक्टर साहब अमेरिका से आए, अपना कारोबार छोड़ के 1 साल में क्या हुआ होगा वहां पे, पुराण के यहाँ पे दवाइयां देनी शुरू करी। दूसरे जो यहाँ पे गुरु नानक 13-13 जो एक मेडिकल स्टोर खोला, और जो बच्चे कि जो हौसला देखो उसका, उसने कहा कि 13 मेडिकल खोल लूंगा, 13 जो दुकान है वे खोल लूंगा। तो जिसका हौसला इतना बुलंद हो, उसको देख के दूसरे भी खोल लेंगे। लेकिन अगर हम बाहर के मुल्कों में जाएं तो मेडिकल फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होता है, और यहां पे हालात ये हैं कि सरकार पूरा लूटने का काम कर रही है। ये बात समझ में नहीं आई कि जो बड़ी बड़ी कंपनी देश में है वे लोन लेती हैं और फिर उनको नुकसान होता है कि हमारा तो लोन राइट ऑफ कर दो, लोन माफ कर दो। हमारी जो यूनिट थी, हमारा जो उद्योग धंधा था वो डूब गया। सरकार कहती है कि ठीक है, तो ये नुकसान हुआ, तेरा माफ कर दिया। फिर वही सरकार आती है कि तुम, ये हमारे संस्थान है, इनको भी हम प्राइवेट करना चाहते हैं, इनको फिर लूट लो। तो ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ इनकी कंपनी, फैक्ट्रियां, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, ये बर्बाद होते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, और कई कई हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है इनका। फिर भी बड़ी बड़ी संस्थाएं इन्हीं को दी जाती है। अगर किसान कर्जा ले ले तो उसके घर की नीलामी होती है, उसकी जमीनों की नीलामी होती है। अगर किसी किसान ने एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, एक मुजफ्फरनगर का एक किस्सा 2 साल पहला 2019 का, उसने कहा जी 17 लाख रुपए, इस पे 16 लाख रुपए का कर्जा इस पे है, इसकी 37 बीघे जमीन नीलाम होगी, करीब 5 एकड़ जमीन, 5-6 एकड़ के आसपास जमीन इसकी नीलाम होगी 16 लाख के कर्जे में। अगले दिन की बोली लगनी थी वहां पे। हमने अधिकारियों को कहा भाई आप बोली लगाओगे तो जिस मकान में बोली लगेगी ना तो वो अधिकारी बाहर जाएगा, न जो बोली लगाने वाला आएगा कोई वहां से बाहर नहीं जाएगा, अपने इंतजाम सारा वहां से निकलेगा कोई नहीं, आप लगाओ बोली। अरे इसको टाइम दे दो भाई आप। इसके पॉपुलर खड़ा है 20 लाख रुपए का,
गेहूं की फसल उसका खड़ी है, वो बेच के अप्रैल के लास्ट में मई के पहले उसमें आपको पैसे दे देगा। गेहूं की कटिंग करके पॉपुलर काटेगा, आपका भुगतान कर देगा, बैंक से सेटलमेंट कर लेगा। वे रुके और उसका 8 लाख रुपए में बैंक से सेटलमेंट हुआ। उसने अपना किसी से ले दे के वो मार्च के महीने में वो सारा सेटल कर दिया। इनका मकसद ये रहता है कि जिस किसान की जो भी प्रॉपर्टी हो उसको नीलाम कर दिया जाए। ये भारत सरकार से भी जब बातचीत चली तो ये हमने उनको कहा था कि इस पर आप कानून बना दो भाई। किसी ने एक ट्रैक्टर ले लिया, 15-20 लाख रुपए आपसे 10 लाख रुपए लोन ले लिया, सारी जमीन आपने लिख ली, आप उसको नोटिस दे दो भाई 6 महीने का टाइम है, आप पैसे जमा कर दो। वो नहीं करता तो फिर आप ये कह दो कि आप अपनी जमीन का वो हिस्सा बेच के उसको जमीन बेचने की परमिशन दे दो। 1 बीघा जमीन बेचेगा, आधा किला, जो भी वहां पर रेट होंगे वो बाजार भाव से बेच के आपको दे देगा। आप उसको टाइम दे दो 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का। वो नहीं भी फेर भी देता। अगर वहां पे सर्किल रेट 5 लाख रुपया बीघा, 25 लाख रुपए एकड़ का, या कोई भी वहां पे जो रेट सर्किल रेट है, आप जितने आपके बैंक के पैसे हैं सर्किल रेट के हिसाब से आप उतनी ही जमीन बेचने के हकदार हो, उसकी आप बोली लगवा दो। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि अगर 10 लाख रुपए कर्जा लिया और आप उसकी 40 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन की पूरी की आप नीलामी लगवाओगे। तो उनके अधिकारियों ने कहा जी बिल्कुल, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन है क्या, हम भारत सरकार की कई कमेटियों में रहे हैं। वहां पे वो दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के, चंडीगढ़ की कोठरियों में बैठ के वे किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। आपके बीच से वहां कोई नहीं है। जो वहां पे कानून बनते हैं, आपके बीच का कोई अधिकारी वहां पे नहीं है। न उसने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, न उसने कभी हल चलाया, न उसने कभी ट्रैक्टर चलाया, उसको कोई जानकारी वहां पे नहीं है। बैंक के फाइनेंसर जो लोग बैठे हुए हैं अब अपने तरीके से वहां पे कानून बनाने का काम करते हैं। जो फसलों के रेट निर्धारित होते हैं, हम उस कमेटी में थे तो एक बातचीत वहां पर चली, क्योंकि फार्मूले बहुत पुराने उनके थे। उन्होंने कहा जी बैल, वहां पर ट्रैक्टर का जिक्र लिया, वहां आप बैल का जिक्र, कि बैल किसान के खेत में 160 दिन काम करता है, तो 160 दिन की बैल की मजदूरी जोड़ के आपके फसलों के भाव तय होते हैं। उस कमेटी में 16 लोग थे हम वहां पे, सबने लिखत पढ़त कर दी। हमने कहा भाई हम भी गांव से आवे, और गांव वालों का एक क्वेश्चन था कि आप उस कमेटी में जाओ जरा आप पूछ लेना। तो हमने कहा भाई जो बैल है 160 दिन बैल ने खेत में काम करा, आपने 160 दिन की उसकी मजदूरी लगा दी, बैल 160 दिन के बाद में कहां गया? कह रहा जी जब बैल ने काम इतने दिन करा। बताओ, बात बिल्कुल ठीक है, बैल कहां से आया और बैल कहां गया? क्या बैल कोई किराए पाया? बैल कहां से आया? बैल को तो आप रोज चला लो या उससे 2 दिन काम ले लो साल में। वो चना भी खाओगा, वो दाना भी खाओगा, वो भूसा भी खाओगा, वो पानी भी पीएगा, वो जगह का भी इस्तेमाल करेगा। जब तक फसलों की कीमत जब तक सही नहीं लगने की, जब तक किसान की मजदूरी पूरे साल की 365 दिन की नहीं लगे, जब तक बैल की मजदूरी 365 दिन की नहीं लगने की, जब तक ये भाव निर्धारित करने वाली जो कमेटी है ना, किसान के फसलों का रेट तय हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी किसान एक इशू है कि वो फसल उगाता है। हम जब भाव तय करते हैं तो 16 तरह के और उसमें पैरामीटर्स हैं। मार्केट क्या होगी, वहाँ का क्षेत्रफल क्या है, क्लाइमेट का क्या इशू है। तो भाई अगर 16 चीजें और उसमें है, एक किसान है जो फसल पैदा कर रहा,
तो फिर तो हालात यही होने वाली कि बाजरे का रेट 11 रुपए किलो बाजरा बिकेगा और जो सेंट्रल मॉल में जो बाजरे का आटा खरीदा जाएगा, आटा बाजरे का, वो 65 से 120 रुपए किलो खरीदा जाएगा। मक्का का आटा भी 40 से 70 और 80 रुपए खरीदा जाएगा। गेहूं का आटा भी 87 रुपया किलो तक वहां तक बिकता है दिल्ली में। तो भाई भाव किसान का तो नहीं बढ़ना, भाव तो जो उसको बेचता है ना, भाव उसको बढ़ेगा। पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई जो व्यापारी आता है ना, वो तराजू लेकर आता है गांव में, वो अपने आप ही तोलता है, वहां पे भी भाव उसका, तराजू दोनों तरफ उसी के हाथ में। मतलब जब खरीदेगा तो कहेगा नाना जी ये तो खराब है, बहुत मंदा रेट में। वो कहेगा जी ले लो, नाना बिल्कुल खराब है जी, वहां रख दो, दुकान के बाहर वहां रखो। वो कहेगा भाई अब कहाँ लेके जाऊंगा, ले ले। और जब बेचेगा उससे झाड़ पूछ करके कहेगा जी बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक है, बिल्कुल इसमें कोई खाद दवाई नहीं पड़ रहा। मतलब एक ही फसल के रेट दोनों व्यापारी तय करता है। जो बड़ी कंपनी है ये तय करेगी। हम हिमाचल में गए अभी 3 दिन पहले, हिमाचल में सेब 25 और 26 रुपए के आसपास सेब अब पड़ता है, उनका जो बिक रहा है। वे बर्बाद हो गया पूरा हिमाचल का किसान। और जो कानून कहते हैं ना कि सरकार, कानून पे क्या फर्क पड़ा? कानून पे फर्क पड़ा, जो कानून आपने बनाए, वे जो गोदाम वहां पे अडानी ने बनाए, उनका फर्क पड़ा। हिमाचल में जो 10 साल पहले रेट था, आज भी हिमाचल के सेब के किसान का वही रेट है। 80,000 पेटियां अपने गोदाम से अडानी ने निकाल ली, पूरे मार्केट के रेट को डाउन करा, सस्ता माल करा और कहा अडानी ने कि मैं 16 रुपये पर किलो के हिसाब से कम खरीदूंगा अब की बार। अपने आप मार्केट को डाउन करके, और किसान वहां का तबाही मचा रहा है। अगर पूरा उसका एवरेज लगावे, उसका 12-13 रुपया किलो से लगा के और 40, 45, 56 रुपए किलो तक उसका सेब जाता है। अगर एवरेजन उसका लगावे तो 26 और 27 रुपए किलो का उसका भाव पड़ता है। पूरा नुकसान में किसान बर्बाद वहां का हो गया, क्योंकि ये फिर यही करेंगे, माल को जब फसलें आएगी गोदाम में बंद कर लेंगे, सस्ते में खरीद कर। जैसे ही किसान की फसल आई, उस माल को बाहर निकाल लेंगे, पुराने को, मार्केट को डाउन करेंगे, सस्ते में माल खरीदेंगे, गोदाम का ताला लगाएंगे, 10 महीने महंगा बेचेंगे और 2 महीने सस्ता करेंगे। ये इनका फंडा है। और आने वाले टाइम पे हमने कहा कि हिमाचल के किसान को, कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब चाय बागान आसाम के लोग, जो किसान वहां के थे, आज वे उन्हीं चाय बागानों में पत्ती तोड़ने का काम करते हैं। वे मजदूर है वहां के। हिमाचल का किसान भी मजदूर बनेगा। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो ये जमीन है जहां पे आप फसलें पैदा करते हो, वो दिन दूर नहीं कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो खराब है सरकारों की। आप भी मजदूर बनोगे, मजदूर नहीं, आपको मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों से खेती होगी, मजदूरों की जरूरत ही नहीं होगी। 2 तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। अगर कृषि की पॉलिसी ठीक होती तो गांव का जो गरीब आदमी है, जो छोटा काश्तकार है, 1 और 2 एकड़ का किसान है, वो गांव छोड़कर नहीं जाता। जो भूमिहीन किसान है वो गांव छोड़कर नहीं जाता, वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ प्लान कर रहा। जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो गया, पढ़ लिया, उसकी नौकरी लग गई, जिसके पास में 10 एकड़ खेत है, उसने भी गांव छोड़ दिया। तो अगर पॉलिसी ठीक होती तो 2 तरह के लोग गांव नहीं छोड़ते, क्योंकि खेती में आमदनी नहीं है। जो फसल, जो कनक आप पैदा करते थे, 1967 में जब पहली बार देश में लेवी लगी, भारत सरकार ने गेहूं कणक की खरीद शुरू करी, तो 76 रुपये क्विंटल उसका रेट होता था। सोने का भाव 200 रुपये तोला था, जो 12 ग्राम का था। हम 3 से 3.5 क्विंटल अपना गेहूं कणक बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे।
आज उसका भाव 40-50 हजार रुपये होगा सोने का भाव। आज 4 क्विंटल गेहूं में सोना आ जाएगा क्या? तो जो हिसाब किताब में रोला हमारे साथ में सरकारों ने किया, ये पूरा नुकसान उसका है। सत श्री अकाल। तो ये जो देश का नौजवान है, इसके हाथों पे इस आंदोलन की कमान है।